दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें मैंने आपको कहा है कि महंगी पड़ेगी जल्दबाजी। डेफिनेटली इस मार्केट के अंदर कोई जल्दबाजी करेगा तो उसको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। साथ में कुछ कंपनीज है, स्टॉक्स है, ETF है जिनके ऊपर डिटेल में चर्चा की है। अभी आ जाते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए डाउ जोन्स की सिचुएशन है ठीक ठाक सी, 92 पॉइंट्स की तेजी। नैस्डैक को भी देख लेते हैं तो इसमें 84 पॉइंट्स की गिरावट है, मिक्स है मार्केट। कल की तरह आज के दिन भी परफॉर्मेंस अभी यूएस के मार्केट में चल रहा है क्योंकि फेड का जो डिसीजन है वो पेंडिंग है। आज के दिन ही देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा लेट नाइट। देखते हैं क्या होगा। बाकी 25 बीपीएस के कट की एक्सपेक्टेशन मार्केट ने ऑलरेडी कर रखी है। अगर उससे ज़्यादा कट होता है तो फिर मार्केट प्लस में, अगर नहीं होता है कट तो फिर मार्केट और नीचे आके बंद हो सकता है। बाकी जैसे सोचा था वैसे ही देखने को मिला। आईटी में बिकवाली थी तो 1651 करोड़ की कैश में बिकवाली की है एफआईज ने। कल का जितना माल नहीं बेचा है लेकिन स्टिल आज बिकवाली एफआईज ने की है। अब जितना भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है आपको लाल ही देखने को मिल रहा है, सिचुएशन खराब ही देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली किसी भी स्टॉक में हाथ डालने का मतलब है हाथ जलाना। जब तक कुछ मीनिंगफुल रीजन नहीं हो उसके पीछे, कुछ मीनिंगफुल रिवर्सल्स नहीं हो, तब तक डेफिनेटली यहाँ पे वेट एंड वॉच इन्वेस्टर करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स आज क्रैश हुए हैं। कुछ बड़ी न्यूज़ है उसको भी चेकआउट करते हैं। फर्स्ट कंपनी केन्स। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली एक्टिव अपन इसके ऊपर, क्योंकि सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है। काफ़ी लोग गलती करेंगे तो उसके पहले ही लोग सीख जाए तो वो काफ़ी अच्छा है। अब कल हमने देखा 13% की तेजी, आज हमने देखा 10% की गिरावट। अब इसको मैनिपुलेशन नहीं बोले तो क्या बोले। एक दिन में कंपनी इतनी अच्छी हो जाती है कि 13% ऊपर चल जाता है स्टॉक। एक दिन में कंपनी इतनी खराब हो जाती है नेक्स्ट डे ही कि 10% के साथ में स्टॉक क्रैश होता है। तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चल रहा है। किसी ब्रोकर को कुछ बेचना है तो वो अच्छी बात करेगा, किसी को लेना है तो वो खराब बोलेगा। ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर चलती रहती हैं। अपने को किसी ब्रोकर्स के हिसाब से काम नहीं करना है, अपने को टेक्निकल फंडामेंटल और जो भी सिचुएशन होती है, स्ट्रैटेजीज होती है, उसके हिसाब से काम काज करना है। अब देखिए कल हमने देखा 13% का जंप और उसके पीछे का रीज़न आपके सामने है। मैक्वेरी, इसने कहा था कि 100% ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो 13% चल गया। अब आज के दिन वापस से क्रैश हो गया। साथ में आप देखोगे तो आज की न्यूज़ कुछ ऐसी है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने यह कहा है कि जो लार्ज इन्वेस्टर्स एग्जिट कर चुके हैं हमारे स्टॉक से, उसके बारे में मुझको नहीं पता है। हो सकता है कर चुके हो सकता है नहीं किया हो। हमारा काम है कंपनी को चलाना, ना कि स्टॉक को देखना। ये काम कंपनी बहुत अच्छे से करी। यहाँ पे कंपनी ने बोला है हम जो भी बिजनेस प्लान है उसको एग्जीक्यूट करें, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि यही कंपनी का काम है। लेकिन हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो कंपनी में स्टॉक्स के थ्रू कर रखा है, तो स्टॉक जो चलाएगा गिराएगा वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। इस स्टॉक की जो प्राइस है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आज के दिन काफ़ी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब स्टॉक इस तरह से गिरता है और जो वॉल्यूम है वो बढ़ते हैं, मैसिव आते हैं, तो उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिटेलर्स को माल बेचा जा रहा है और बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या था, कल के दिन हमने डेटा देखा कि चलो ठीक है स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, 100% की तेजी आ सकती है। तो इस बेसिस पे इंट्राडे में स्टॉक 5% ऊपर गया। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा और बाइंग आई इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे प्लेयर्स किस में बाय करते हैं, जिसमें ऑलरेडी बाइंग होती है, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम बनता है। तो ऐसे करके करके स्टॉक 10% ऊपर चला गया। उसके बाद में जिसने शॉर्ट कर रखा था उनको नुकसान दिखा या फिर उनका प्रॉफिट कम हुआ, तो उन्होंने भी शॉर्ट को कवर किया और स्टॉक को बाय किया, क्योंकि शॉर्ट कवर करेगी तो बाइंग करना पड़ता है उनको। ठीक है। तो स्टॉक ऐसे करके 13% ऊपर चला गया। ये कल की कहानी थी। इस वजह से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक में तेजी आई। बाकी कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अब जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो ये जो कैंडल है, कल की जो कैंडल है वो बन चुकी है। और वही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आज का हाई था, अपने रेसिस्टेंस यानी जो कल की हाई थी उसी के आसपास का लिया है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो वापस से नीचे जाने के चांसेस काफ़ी हैवी हो गए, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम क्यों है, क्योंकि अभी एक या दो बड़ी खबरें हम बोल सकते हैं इसके अंदर ट्रिगर्ड है। सेकंड कि स्टॉक बेचने वाले अपना माल बेच रहे हैं या बेच चुके हैं। एक दिन की बाइंग से स्टॉक नहीं चलेगा, कंटिन्यूसली स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, और वो ट्रिगर अभी मार्केट के अंदर इसके लिए नहीं है। तो वो चीज़ें कि स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस अभी काफ़ी कम है। स्टॉक अभी नीचे है, अट्रैक्टिव लग रहा है, बट स्टिल टेक्निकल्स जब तक घूमे नहीं, जब तक चीज़ें चेंज नहीं हो, जब तक स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम है।
इसके बाद में डिक्सॉन, ये भी 8-9% नीचे। केन्स की हवा लग गई, इसको भी 9% के साथ में ये भी नीचे चला गया, क्योंकि ईएमएस है, सेक्टर सेम है, चीज़ें अलग है। केन्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाती है टेक्निकली, और डिक्सॉन नॉन थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाता है, जो कि मासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी टीवी, फ्रिज, फोन्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो 48 का पी है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी सी कम है। रिजल्ट डिक्सॉन के ठीक थे, केन्स के भी ठीक थे, बट केन्स के अंदर एक नेगेटिव ट्रिगर है जो कि डिक्सॉन में नहीं है। सो दो स्टॉक अगर नीचे मिलते हैं तो वो वाले स्टॉक को थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिवली देखा जाएगा जिसमें नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, ठीक है, ना कि उसको जिसमें नेगेटिव ट्रिगर है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो 35% नीचे आ चुका है, ये भी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है केन्स की तरह। इसकी भी जो गिरावट की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी खतरनाक है, तो ऐसे में सपोर्ट टूट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो टेक्निकली स्टिल अभी नेगेटिव, लेकिन अगर मैं रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन करूँ तो हो सकता है ये पहले रिवर्स हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है। माफ़ कीजिएगा, एक छोटा सा नेगेटिव ट्रिगर है वीवो का, ठीक है, जिसके अंदर अभी कुछ 2000 करोड़ का घपला चल रहा है, तो वो भी एक ट्रिगर इसमें मान सकते हैं, बट सीधा सीधा इसके ऊपर ट्रिगर नहीं है, वो वीवो के साथ में जॉइंट वेंचर है जिसका नुकसान इसको झेलना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम देखें तो वॉल्यूम में से कुछ खास नहीं है, तो केन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, यहाँ पे जस्ट इंट्राडे में इसको बेचा जा रहा है क्योंकि केन्स नीचे है उस बेसिस पे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये भी आज नीचे गया, 3% की गिरावट है इसके अंदर, और यहाँ पे मैनेजमेंट ने भी बोल दिया है कि टाइम लगेगा थोड़े नंबर्स को इम्प्रूव करने में, स्टॉक अभी सपोर्ट रेसिस्टेंट चल रहा है। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं जो मेन ईएमएस वाली कंपनीज है अपने वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल पे है, जो कि अपना सपोर्ट है। सो ब्रेक डाउन करेगा तो हो सकता है तीनों कंपनीज साथ में ब्रेक डाउन करते हुए देखने को मिले। सो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन तीनों कंपनीज को लेकर। साथ में देखिए फिजिक्स वाला, ये भी आप नीचे जाता हुआ देख सकते हैं, 6% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। प्रॉफिट निकला है, बट अभी तक ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं निकला है जिसमें वाई बेसिस में कंपनी पॉजिटिव हो जाए। सो जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल जिसमें रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है, जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करते हैं, जब तक स्टॉक बीच में है, कुछ खास नहीं है। साथ में बीएससी 4% के साथ में नीचे। सीखने वाली बात कि जब भी कोई स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच गया और रेसिस्टेंस स्टॉक घूम रहा है, रेसिस्टेंस स्टॉक घूम रहा है और एक ब्रेकडाउन कर चुका है, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, उसको प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, कि इन्वेस्टर्स ने अपने स्विंग को कैप्चर किया, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं। सो वो चीज़ अपन ने देखी थी कल के दिन इस कंपनी में। कल डिस्कशन किया था कि कल ये जो वॉल्यूम बनी, सॉरी जो कैंडल बनी थी, ये ब्रेकडाउन करके नीचे गई, उसके बाद में आज भी स्टॉक नीचे है। सो जो भी पूछते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, उनको सिखाने के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना है बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे डेटा के हिसाब से, कोई प्राइस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि इस प्राइस पे बेचना है, खरीदना है। कई लोग कमेंट करें कि यहाँ पे आप ये प्राइस क्यों नहीं बता रहे, तो वो नहीं बता सकता हूँ, अलाउड नहीं है सेबी की तरफ से, तो प्राइस बताना नहीं है, ठीक है। परसिस्टेंस सिस्टम, कल के दिन कोफोर्ज ने अपने रेसिस्टेंस से डुबकी लगाई, एक एग्जिट दिखाया। अब यहाँ पे परसिस्टेंट के अंदर भी सेम सिचुएशन बनी, 4% के साथ में ये भी क्रैश हुआ क्योंकि आईटी कंपनीज पिट रही है। सो हम सपोर्ट की लाइन को बनाए तो यहाँ से सपोर्ट का जो गैप है ना 10% का देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं, सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव देखने को मिलेगा, गोल्ड सिल्वर को छोड़ के, थोड़ा सा इंडेक्स को छोड़ के, और ऐसे आईपीओ को छोड़ के जिनमें जीएम पे अच्छा है, तो भी पैसे वही बन रहे हैं, बाकी चांसेस नहीं है। अब देखिए कई लोग ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे बनेंगे, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप शिफ्ट होगे, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड वाले अब स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे कुछ टाइम बाद, हो सकता है ऐसा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर पहली बात तो काफ़ी स्लो ग्रोथ मिलेगी, सेकेंड अभी ग्रोथ नहीं है। अगर आप किसी भी इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करें किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्टली हो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू, पैसे नहीं बन रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें 1.5 साल से नेगेटिव है, तो वो चीज़ें आगे भी चल सकती हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड तब चलेगी जब स्टॉक चलेगा, अदरवाइज म्यूचुअल फंड कैसे चलेंगे। एक म्यूचुअल फंड को डिस्कस करते हैं जिसकी एनएवी अभी सस्ती हुई है बाकियों के कंपैरिजन से, आगे चल के और भी क्रैश हो सकती है और भी सस्ती हो सकती है, वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। फंड कौन सा है? फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। अगेन अब ऐसे कुछ कमेंट्स आ सकते हैं कि सर आप इक्विटी से कॉन्फिडेंस लूज करके फंड्स में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो प्रॉमिस जो मैंने आपके लिए किया था कि जब ये ऊपर जा रहे थे तब गिरेंगे तो हम बातचीत करेंगे, तो बस वही मैं आपको कर रहा हूँ, प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूँ, आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। सो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो एक टाइम पर सबसे सुपर्ब फंड हुआ करता था, सबसे अच्छे रिटर्न इसने कमा के दिए थे पिछले
1 साल से स्टॉक नीचे है, ठीक है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो 1 साल से आप देख सकते हैं 10% नीचे है। जहां पे मिड कैप इंडेक्स ने ऐसी रिकवरी दे दी है, यहाँ पे कोई भी रिकवरी नहीं है बल्कि नीचे जाने के लिए तैयार है। साथ में रिटर्न्स को देखें तो पिछले 4 साल में 300% के रिटर्न्स यानी पैसा 4 गुना 4 साल में किया है। सो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम देखिए दोस्तों ये है कि जब भी कोई फंड तेज चलता है उसके अंदर कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो उस फंड को ऊपर लेके जाती है। वो कंपनी के स्टॉक्स एक टाइम पर आके सेचुरेटेड हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ में कमी आ जाती है, तो वो फंड भी अंडर परफॉर्म करता है। अब फंड मैनेजर एक झटके में अपने पूरे पोर्टफोलियो को चेंज नहीं कर सकता है, उसको टाइम लगेगा। तो जितना टाइम लगता है उतनी देर तक फंड अंडर परफॉर्म करता है। 16 से 21 5 साल तक आप देख सकते हैं जस्ट 30% के रिटर्न्स बने हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि इस फंड में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कितनी कंपनीज हैं। एक फोकस्ड फंड है तो कंपनीज है, नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 15 स्टॉक्स है इसके पास में, सिर्फ 15 स्टॉक, ठीक है। अब बात यह है कि 10 स्टॉक हम देखें इसके टॉप के, तो 10 वो स्टॉक हैं जो अभी काफी गिर रहे हैं और आगे भी गिरने की पॉसिबिलिटी को रखते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम 10% की होल्डिंग, कोफोर्स 10% की होल्डिंग, ऑलरेडी काफ़ी महंगे हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। स्टिल इस फंड मैनेजर ने इसको 20% हिस्सा दे रखा है। और आईटी में एफआईज अगर इनको बेचने पे आती है, एक क्वार्टर में इनके खराब चल जाता है। अभी तो एक क्वार्टर इसके सही गए थे, स्टिल स्टॉक गिरा। अगर एक क्वार्टर खराब चला गया तो काफ़ी तेजी से ही गिरेंगे, ठीक है। पेटीएम को तीसरा हिस्सा दे दिया 8% का, पता नहीं क्यों, वो भी एक पॉइंट है। डिक्सॉन जो अभी क्रैश कर रहा है 8% के साथ में इसका हिस्सा है। जोमेटो देखे तो उसके नंबर्स अच्छे नहीं थे, ये भी नेगेटिव जोन में है, ये भी गिर रहा है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो इसमें कोई तेजी नहीं बन रही है, ऑलरेडी नीचे है। ट्रेंट, पता ही आपको सीन क्या है, स्टॉक काफ़ी नीचे है, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। पॉलीकैब ये भी नीचे घूम रहा है। केन्स भी इनके पास में है 5% के साथ में, इसकी भी धज्जियां उड़ चुकी है। KEI आज आपने देखा होगा वो भी 4% के साथ में नीचे है। सो 10 की 10 कंपनीज खराब करी इस पोर्टफोलियो की। स्टॉक कितने हैं? 15 है। टॉप 5 जो स्टॉक है वो 50% के आसपास का वेटेज रखते हैं, और जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो 73% इसके पोर्टफोलियो को ओन करते हैं। तो 73% पोर्टफोलियो ये है। अब जो 5 कंपनीज है उनमें भी पांचों कंपनीज आई थिंक वो है जो खराब कर रही है। सो अब बात ये है कि यहाँ पे हम बात करते हैं इस फंड की। तो कहने की बात यह है कि फंड मैनेजर यहाँ पे हो सकता है कुछ चेंजेस करें, लेकिन एकदम से वो चेंजेस नहीं कर पाए। सेकंड, अगर इन कंपनीज को फंड मैनेजर बेचता है, जो कि हो भी सकता है अभी बेच रहा हो केन्स को, तो इनके स्टॉक्स और नीचे आ सकते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि कभी भी इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बनाए जिस तरह का पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया, क्योंकि अगर तेजी आएगी बहुत अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन जब गिरावट आएगी तो अंडर परफॉर्म बहुत लंबा चलेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि किसी के पास में ये फंड है तो वो क्या करते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सा फंड बताता हूँ कि 2 फंड से ज़्यादा फंड खरीदना बेवकूफ़ी है अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें। अगर किसी के पास में लार्ज कैप है तो एक फ्लैक्सी कैप रख सकता है, मेजरली वो लार्ज कैप आता है जिसके अंदर डेट भी आ जाए, गोल्ड भी आ जाए और साथ में यूएस इक्विटी भी आ जाए, ठीक है। और उसके साथ में एक मोमेंटम फंड रख सकता है, ये कम रिस्की हो गया, मोमेंटम ज़्यादा रिस्की हो गया। मिड कैप में देखें तो एक ऐसा फंड जो ये है मोतीलाल ओसवाल का, जिसमें 15 कंपनीज है, तूफानी रिस्की, तूफानी रिवॉर्डिंग, और एक डिसेंट HDFC मिड कैप जिसमें 50 कंपनीज है। स्मॉल कैप की बात करते हैं, स्मॉल कैप में एक ऐसा रख लिया कॉन्ट या फिर निपॉन इस तरह का, और एक इंडेक्स ले लिया जो कि माइक्रो कैप है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। अगर किसी ने मिड कैप में सिर्फ इसी को ले रखा है तो फिर वो थोड़ा सा रिस्की है। बाकी ठीक है, देखते हैं किस तरह से फंड चीज़ों को चेंज करता है। बाकी अभी कोई देख रहा है कि म्यूचुअल फंड में कहाँ पे डिस्काउंट है, कहाँ पे गिरावट है, तो वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सभी स्टॉक काफ़ी ख़राब कर रहे हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियोस को आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।